वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग हैशटैग पीसीएस ऑफिसर टू द पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक पे जो कि टेट और सीटेट के लिए और सुपर टीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, पर्यावरण अध्ययन, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा जो किताब दी गई है कक्षा 6, 7, 8 के लिए, उसमें से पर्यावरण अध्ययन को हम लोग कवर करेंगे। क्योंकि ज़्यादातर जो है क्वेश्चन हमारे सिलेबस में जो बनेंगे वो इसको ध्यान में रख के, इस पुस्तक को ध्यान में रख के ही बनेगा। और ज़्यादातर ये पुस्तक आपको मिलती नहीं है मार्केट में। तो अगर हमें ये ऑनलाइन इस तरीके से हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो इसमें देखिए और अपने काम के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, उसको समझने की कोशिश करें। और हम ये कोशिश करेंगे पूरी की पूरी किताब 2 सेगमेंट या 3 सेगमेंट में ख़त्म कर देंगे। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं हमारा पर्यावरण कक्षा 6, 7, 8 का। अब आइए हम इसके विषय सूचियों के बारे में देखते हैं। पहला है पर्यावरण को जानें, दूसरा है हमारे प्राकृतिक संसाधन, तीसरा है अपशिष्ट एवं उसका निस्तारण, चौथा है जल, पाँचवा है जल संचयन एवं पुनर्भरण, छठा है मिट्टी और वायु, सातवां है वन्य एवं वन्य जीव, आठवां है पारिस्थितिकी तंत्र, नौवां है पर्यावरणीय प्रदूषण कारण एवं प्रभाव, 10वां है पर्यावरण असंतुलन मानव हस्तक्षेप का परिणाम, 11वां है जनसंख्या एवं हमारा पर्यावरण, 12वां है ऊर्जा के स्रोत एवं सतत विकास, 13 है आपदाएं एवं उनका प्रबंधन। सभी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें आपको देखने को मिलेगा कम से कम 5 से लेकर 10 क्वेश्चन आराम से इसमें से मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। पाठ इसका पहला जो है पर्यावरण को जानें। पर्यावरण का शब्द परि तथा आवरण 2 शब्दों से मिलकर बना है। परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है घेरा। हमारे चारों ओर जो भी दिखाई देता है, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, धूप, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य एवं अन्य वस्तुएं, सभी पर्यावरण का हिस्सा है। ये सभी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा समझने लायक नहीं है, ये हमें पता है। पर्यावरण किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, पर्यावरण की आवश्यकता, उसकी महत्व। अब इसको हम लोग फिगर वाइज भी देख लेंगे। हमारे आसपास जो पर्यावरण दिखाई दे रहा है, ये सभी चीज़, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सारी चीज़ें जो पर्यावरण के ही भाग हैं। पर्यावरण से ही पृथ्वी पर समस्त जीवधारियों का अस्तित्व है। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन हमें पर्यावरण की हवा से मिलती है। इसी प्रकार जल की समस्त जीवधारियों के लिए जल भी जो है समस्त जीवधारियों के लिए आवश्यक है। यहाँ तक कि हमारी मूलभूत आवश्यकताएं अर्थात भोजन, कपड़ा और मकान। तो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं क्या हो गई? भोजन, कपड़ा और मकान। इसको सब हम लोग एम्फेसिस करते रहेंगे। ठीक है, ध्यान में इसको रखते रहेंगे। तो ये देखें, हम हमारे पास भोजन, कपड़ा और मकान। ठीक है, चलिए इसी क्रम में आगे हम लोग देखते हैं। अन्य जीवों को भी भोजन और आवास पर्यावरण से ही मिलता है। पर्यावरण के प्रकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। इसका यहाँ पे फिगर भी दिया हुआ है। अगर इसको हम ऐसे ही देख लें, डायरेक्ट फिगर से ही समझने की कोशिश करें। पर्यावरण प्राकृतिक और मानवीय, या प्राकृतिक को हम लोग कहते हैं भौतिक पर्यावरण और मानवीय को हम लोग कहते हैं सामाजिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण को जैविक पर्यावरण और अजैविक पर्यावरण 2 भाग में बांटा गया है। इसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैविक पर्यावरण को पादप और जंतु में, अजैविक में स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। मानवीय पर्यावरण यानी सामाजिक पर्यावरण जो होता है उसमें क्या है? भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण। अब इसको हम लोग एक रफ नज़र से देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्राकृतिक यानी भौतिक, मानवीय और सामाजिक। अब इसको आगे हम लोग देखते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण, इसके अंतर्गत पर्यावरण का वह हिस्सा आता है जो प्रकृति हमें प्रदान करती है, जैसे जल, हवा, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूर्य, नदी, पहाड़। बहुत ज़्यादा जरूरी ये है इसमें कि उदाहरण आपको याद होने चाहिए। उदाहरण जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि जो पर्यावरण ठीक से नहीं पढ़ा हुआ है, जिनको पर्यावरण के ठीक से ज्ञान नहीं है, वो इस पाठ को पढ़ने के बाद ठीक से समझ लेंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे इसमें देखते हैं। इनको हम स्वयं नहीं बना सकते हैं। प्राकृतिक को हम लोग स्वयं नहीं बना सकते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण का हम पुनः 2 भागों में बांटते हैं। पहला जैविक पर्यावरण, दूसरा अजैविक। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के जीव जंतु, जैविक में जीव जंतु, मनुष्य, पेड़ पौधे आते हैं। अजैविक में स्थल, भूमि, जल, वायु से मिलकर बना होता है। इसके 3 रूप हैं, स्थलमंडल, जलमंडल, हाँ क्या क्या, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल। पहला स्थलमंडल, इसमें देखते हैं जीव की सतह के ठोस भाग को स्थलमंडल व भूमंडल कहते हैं। इसके अंतर्गत पर्वत, पठार, रेगिस्तान, मैदान आते हैं। जलमंडल में पृथ्वी के जल वाले सभी भागों को सम्मिलित रूप से जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया है 2011 टीटी में भी पूछा गया है। इसके अंतर्गत महासागर, सागर, नदी, तालाब, झील, नहर, नाले आदि आते हैं।
वायुमंडल में पृथ्वी के चारों ओर पाई जाने वाली वायु जो है वायुमंडल का निर्माण करती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि गैसें पाई जाती हैं। अब मानवीय यानी कि सामाजिक में हम लोग देख लेते हैं। ऐसी वस्तुएं जो मनुष्य द्वारा निर्मित है, जैसे मकान, सड़क, गांव, बाजार, शहर, रेल, मोटर, वायुयान आदि हमारे सामाजिक पर्यावरण के भाग हैं। सामाजिक पर्यावरण का निर्माण हम प्राकृतिक पर्यावरण की सहायता से करते हैं। घर परिवार, गांव, शहर, बाजार, पंचायत, थाना, डाकखाना, विद्यालय, अस्पताल, कल कारखाने आदि सामाजिक संस्थाएं जो हैं सामाजिक पर्यावरण के अंग हैं। ये हमारे समाज के सब अंग हैं भाई। इसमें हम लोग कई कई लोग मिलकर काम करते हैं जो एक समाज का निर्माण करता है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से। पर्यावरण में अभी हम लोग इसको पढ़े भी थे। आगे हम लोग आते हैं। हम अपने त्यौहार, परंपराओं, विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों का पालन समाज में रहकर ही करते हैं। मेलों, उत्सव, नृत्य, कला एवं संगीत संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन भी समाज में ही होता है। इनसे मिलकर हमारा सामाजिक पर्यावरण बनता है। चलिए आगे हम देखते हैं इसमें टॉपिक। इसके बाद है जीव जंतुओं की पारस्परिक निर्भरता। इसको हम लोग देख लेते हैं। हमारे प्राकृतिक पर्यावरण की रचना जैविक अजैविक घटकों से मिलकर हुई है, जिसमें दोनों घटक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये दोनों घटक एक दूसरे के पूरक हैं। हरे पौधे सौर ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इसे स्वपोषी कहते हैं। तो स्वपोषी का हमें मिल गया क्या परिभाषा, ये पूछा जा सकता है, इसको भी आप ध्यान रखिए। सभी जीव जंतु भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर हैं। पौधों से अपना भोजन प्राप्त करने वाले जीव शाकाहारी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हिरण, खरगोश, गाय, टिड्डा आदि। इसी प्रकार कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो शाकाहारी जंतुओं को अपने आहार के रूप में लेते हैं, इन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं, जैसे शेर, बाघ, भेड़िया आदि। मांसाहारी जंतु विभिन्न प्रकार के जीवों जैसे मेढक, मछली, हिरण, सांप आदि को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। अंत में सभी जंतुओं का अवशेष फिर से मिट्टी में मिल जाता है। इस प्रकार प्राकृतिक पर्यावरण का यह चक्र निरंतर चलता रहता है। अब इसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अभ्यास प्रश्न बने हुए हैं। ये सुपर टेट के लिए हम इसको समझ सकते हैं। इसमें से आप क्वेश्चन नोट करके और इसका उत्तर लिखिए। उत्तर लिख के आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर कोई प्रश्न का उत्तर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको कमेंट करके माध्यम से भेजेंगे, तो हम इसे अलग से कहीं ना कहीं आपको पीडीएफ के रूप में उपलब्ध करा देंगे। इसको भी भर लीजिए, भर के आप अपने आप प्रैक्टिस करिए, और नहीं हो पा रहा है तो वीडियो आगे पॉज करके आप देख के इसको कर सकते हैं। फिलहाल हम पीडीएफ इसकी दे देंगे आपको। अब दूसरा पार्ट हम लोग देखते हैं। हमारे प्राकृतिक संसाधन। हमारे आसपास स्थित हर वह वस्तु जिसका प्रयोग हम अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीकर अपना प्यास बुझाते हैं। पानी या जल या एक संसाधन है जिसका उपयोग हम अपनी प्यास बुझाने के साथ साथ नहाने, कपड़ा धोने, सिंचाई एवं आदि कार्यों के लिए भी करते हैं। पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ भी एक संसाधन है जो हमारी विभिन्न आवश्यकताओं जैसे भोजन, आवास, कपड़ा आदि को पूरा करती हैं। इसी तरह भूमि हमें कृषि हेतु उपजाऊ मिट्टी प्रदान करती है तथा तेल, कोयला आदि, गैस आदि यातायात और उद्योगों में ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जो भी एक संसाधन है। जो वस्तु हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं तथा जिनमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये परिभाषा, इसको आप ध्यान में रखिए। प्रकृति के द्वारा यह जैसी उत्पन्न होती है उनका हम उसी रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे हवा, जल, सौर ऊर्जा, मिट्टी आदि। स्पष्ट है, ऐसे संसाधन जिनको बनाने में मनुष्य का कोई योगदान नहीं है, अर्थात ये संसाधन हमें प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। मनुष्य की प्रगति, विकास तथा अस्तित्व प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर है। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत उपलब्ध संसाधन जैसे हवा, मिट्टी, सौर ऊर्जा, पेड़ पौधे आदि का उपयोग करके हम अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। इसमें से कुछ ऐसे हैं जिनके बिना हमारा जीवित रहना संभव नहीं है। बड़ा अच्छे से समझाया गया है आसान शब्दों में, जैसे हवा, जल, पेड़ पौधे आदि। इसके अलावा कुछ प्राकृतिक संसाधन ऐसे हैं जो हमारे जीवन को आसान व सुखमय बनाने में हमारी सहायता करते हैं, जैसे खनिज पदार्थ, पेट्रोल, डीजल, कोयला आदि। प्राकृतिक संसाधन हमें प्रकृति द्वारा दिए गए उपहार हैं जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। लिखा तो बड़े अच्छे से है कि प्राकृतिक संसाधन हमें प्रकृति द्वारा दिया गया उपहार है, लेकिन हम लोग इसको समझते नहीं कि ये हमारे लिए बहुत उपहार है। उपहार हम क्या समझते हैं, जो आज के लग्जेरियस लाइफ के लिए डीजल, पेट्रोल, एसी, कार, जीप, गाड़ी, हम सब इन सब चीज़ों को लग्जेरियस मानते हैं, जो कि सही नहीं है। अगर हम लोग आनंद के रूप में देखें तो जो प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग करने में जो आनंद आता है, इन सब चीज़ों को उपयोग करने में आनंद नहीं आता है। फिर भी समय की डिमांड है, उसके अनुसार हम लोगों को चलना ही पड़ता है। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण करके हम लोग देखते हैं। बहुत ही अच्छा फ्लो चार्ट बनाया गया है जो आपको बहुत ही ईजिली समझा देगा। प्राकृतिक संसाधन जैविक, अजैविक दो भागों में बांटा गया है। जैविक में जंतु और वनस्पति, अजैविक में नवीकरणीय, अनवीकरणीय। नवीकरणीय में वायु, जल, मिट्टी, सौर ऊर्जा, अनवीकरणीय में खनिज, जीवाश्म ईंधन। कारण क्या है इसमें,
देखते हैं हम लोग। जैविक जंतु और वनस्पति होता है, ये हमें पता ही है। अजैविक में नवीकरणीय और अनवनव्य मतलब जिसको हम दोबारा उपयोग में ला सकते हैं, और अनवीकरणीय जिनको हम दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते हैं। जैसे वायु है, वायु का हम लोग विभिन्न उपयोग कर लेते हैं। वायु के द्वारा हम सांस लेते हैं, सांस लेके हम कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भी उसको दहन करके मान लीजिए छोड़ते हैं। और वायु का हम उपयोग कर सकते हैं पवन चक्की, विभिन्न प्रकार की चीज़ों में। जल का उपयोग हम लोग करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध में। मिट्टी का तो हम लोग उपयोग कर ही रहे हैं कृषि में, सौर ऊर्जा का उपयोग करते ही हैं। ये सारी चीज़ें जो कि नष्ट नहीं होती हैं, प्रकृति में कहीं ना कहीं विद्यमान रहती हैं। जबकि अनवीकरणीय इसमें खनिज तेल और जीवाश्म ईंधन, खनिज और जीवाश्म ईंधन। खनिज का मतलब है कि जो हम वहाँ ज़मीन मिट्टी के अंदर से खुदाई करके खनिज प्राप्त करते हैं, उनका हम लोग रूप बदल देते हैं। जैसे लोहा निकाल लिए, चांदी निकाल लिए, सबका अलग, आइए दोबारा खनिज के रूप में इनको हम उस मिट्टी में उस जगह नहीं भेज सकते हैं। और जीवाश्म ईंधन जो कि बहुत पुराने डायनासोर युग को हम कहते हैं कि ज़मीन में दबे जीव के अंश हैं, इसे हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जो पेट्रोल, डीजल और कच्चे तेल के रूप में हमें प्राप्त होता है। इनको भी हम दोबारा बनाने में असमर्थ हैं, इसीलिए अनवीकरणीय बोला जाता है। आगे देखते हैं प्राकृतिक संसाधन। बच्चे दोनों देख रहे हैं सारे प्राकृतिक संसाधनों को, वो भी अपनी तरह के ग्रामीण परिवेश में। देखिए यहाँ पर सूरज द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त हो रहा है। पहाड़ और पहाड़ से निकलते हुए नदियाँ जो कि ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण का प्रतीक है, गुरुत्वाकर्षण के कारण बहती हुई प्रतीत हो रही हैं, दिखाई दे रही हैं। वहीं पर ये पेड़ पौधे जो प्रकृति के द्वारा दी गई हमें एक अनमोल वस्तु है, वो दिया जा रहा है इसमें। चलिए एक को हम लोग ध्यान से इसमें पढ़ते हैं, जो हमको हमारी समझ को मजबूत बनाएगा। सूर्य, पृथ्वी में समस्त जीवन का आधार सूर्य ही है। सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। यह एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है। सूर्य हमारे दैनिक जीवन में बहुत आवश्यक है। इसकी उपयोगिता निम्नलिखित है। पहला, जल चक्र बनाए रखने में, सही है, जल चक्र बनाए रखने में, वायुमंडल में वायु प्रवाह बनाए रखने में, जलवायु को नियंत्रित करने में, पौधों को भोजन बनाने के लिए ऊर्जा प्रदान करने में, घर में नमी सीलन को दूर करने, कपड़े सुखाने में। हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी बनाता है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए आवश्यक है। इसमें पहला हम लोग इसको देखते हैं, जल चक्र बनाए रखने में। चूँकि ये जल चक्र इसलिए, अब आप समझोगे जल चक्र कैसे बनाएगा, चूँकि इसकी गर्मी से वाष्प बनेगा, वाष्प फिर वायुमंडल में जाकर एक ड्यू पॉइंट पर पहुँचकर प्रेसिपिटेशन करवाता है। प्रेसिपिटेशन का मतलब वर्षा करवाता है। और नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं, वायुमंडल में वायु प्रवाह बनाए रखने के लिए गर्मी और सर्दी जो है, जहाँ पर अधिक गर्म सूर्य का किरणें सीधे पड़ेंगी, गर्म होंगी, तो गर्म होंगी तो हवाएं ऊंचे उठेंगी, और उन खाली स्थान को भरने के लिए ठंडी हवाएं आती हैं। इसलिए एक प्रकार से एक चक्र बना हुआ रहता है, वायुमंडल में वायु प्रवाह बना रहता है। इसी तरह समुद्र में भी जल चक्र जो कहा जाता है, तो उसमें जहाँ पे सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं तो वो धाराओं का निर्माण करने लगती हैं। ठीक है। जलवायु को नियंत्रित करने में, भाई जलवायु को तो हम लोग समझ ही रहे हैं कि ठंडी और गर्मी, नमी और शुष्क मौसम को बनाए रखने में इनका उपयोग है। इसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ते रहेंगे। अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट करते रहिएगा, बताते रहेंगे। पौधों को भोजन बनाने के लिए ऊर्जा प्रदान, हमें पता ही है, पौधे पत्तियों के द्वारा भोजन बनाते हैं क्लोरोप्लास्ट के उपस्थिति में, सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और ये क्लोरोप्लास्ट में ये सूर्य जो है एक कैटलिस्ट का काम करता है, यानी कि ऊर्जा का काम करता है। घर में नमी सीलन को दूर करने में, ये तो सभी पता है, कपड़े तो लगभग सभी सुखाए होंगे। सूर्य में हमारा शरीर सूर्य से के प्रकाश से विटामिन डी बनाता है, ये भी सही है। विटामिन डी चूँकि सूर्य के प्रकाश में प्राप्त नहीं होता है हमें, बल्कि ये कैटलिस्ट के रूप में वर्क करता है, जो एर्गोस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ें जो हमारे शरीर में बनती हैं उसको विटामिन डी में कन्वर्ट करता है। ये हमारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। वायु, हम जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर वायु का घेरा है। इसे हम देख नहीं सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। वायु हर समय हमारे चारों तरफ होती है। वायु हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। भोजन और जल के बिना तो हम कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, परंतु वायु के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। वायु हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सही है। जल ही जीवन है, अर्थात पानी के बिना हम जीवन की परिकल्पना नहीं कर सकते। हमारे हमारे शरीर में लगभग 70% भाग जल का होता है। ये पूछा गया है, इसको भी आप लोग याद रखिए, कितने प्रतिशत, 70%। जल शरीर के रक्त को तरल बनाता है, जिससे शरीर में रक्त का प्रभाव सरलता से होता है। खाना पचाना, पसीना, मलमूत्र, ये सब जल के ही कारण है। ठीक है। शरीर से बाहर निकालने में सहायक होता है। इसके अलावा दैनिक जीवन विभिन्न कार्यों में भी जल की आवश्यकता होती है। चलिए इसको और आगे हम लोग देखते हैं। भूमि, वायु और जल की तरह भूमि भी हमारे जीवन का आधार है। भूमि ही है जो हमारे फल, अन्न, सब्जी, औषधियाँ, इमारती लकड़ियाँ प्रदान करने वाले पौधों वृक्षों को जीवन का आधार देती हैं। भूमि ही जल तथा खनिजों का भंडार है। खेती एवं वनों के लिए भूमि का होना अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान समय में जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि तथा उद्योग धंधों का प्रभाव प्रतिदिन बढ़ता
बढ़ रहा है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधनों को प्रभावित कर रहा है। यदि हम बिना सोचे समझे लगातार प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते रहें तो यह दिन दूर नहीं होगा जब हम इनसे वंचित हो जाएंगे। अतः हमें प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को समझना होगा और उनका संतुलन एवं बचाव करना होगा। इससे हमें क्या समझ में आता है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हम उतना ही करें जितना हमें आवश्यक है, उनका हम दुरुपयोग ना करें। ठीक है, इस प्रकार हमने जाना कि मानव जीवन, पेड़ पौधे, जीव जंतु विकास में प्राकृतिक संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं, लेकिन ये तभी हमारे लिए लाभकारी होंगे जब हम इनके संरक्षण के लिए निरंतर जागरूक रहेंगे और उचित उपाय करते रहेंगे। ठीक है, अब इसमें से ये क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लीजिए और समझने की कोशिश करिए, इसको लगाइए, क्योंकि सारे क्वेश्चन को हम आंसर बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम कमेंट के माध्यम से टेलीग्राम के पे क्वेश्चन आप पोस्ट करके आंसर हमसे ले सकते हैं। इसको मिलाइए ज़रूर, ये मिलाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी क्वेश्चन कम से कम कहीं ना कहीं सही करवाएगा। तीसरा पाठ, अपशिष्ट एवं उसका निस्तारण। देखते हैं। मनुष्य एवं अन्य जीवों के दैनिक क्रियाकलापों के फलस्वरूप निकलने वाले अनुपयोगी पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। इस प्रकार अपशिष्ट वे पदार्थ वस्तु होते हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती है तथा जिनको हम फेंक देते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में इसे कचरा कहते हैं। घर, ऑफिस, कारखाना, अस्पताल, यातायात, खेत खलिहान, परमाणु केंद्र से तरह तरह के अपशिष्ट निकलते रहते हैं। ये पदार्थ ठोस, द्रव, गैस तीनों रूप में हो सकते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को प्रायः भूमि, जल स्रोत या वायु में विसर्जित कर दिया जाता है, जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है। इसको ध्यान से पढ़िए, बहुत ज़रूरी है आपको अपशिष्ट के बारे में समझना। कचरे के प्रकार, अब इसमें कचरा के जो है प्रकार बताएंगे, आपको उसका प्रबंधन कैसे बताएंगे। क्वेश्चन आजकल चूँकि ट्रेंड में है साफ़ सफाई इस गवर्नमेंट में, तो इसमें से क्वेश्चन बनना इम्पॉर्टेंट ही है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठोस अपशिष्ट, 3 भागों में हम लोग अगर इसको बांटते हैं। पहला, ठोस, सब्जियों के फल के छिलके, टूटे फूटे बर्तन, कांच, प्लास्टिक, लोहे के अनुपयोगी सामान, घर एवं कारखानों से निकली राख, रेत, खेत खलिहान से निकलने वाले विभिन्न फसलों के डंठल, भूसी आदि ठोस अपशिष्ट के उदाहरण हैं। ठोस अपशिष्ट 2 प्रकार के होते हैं। एक, वे जो सड़गल जाते हैं, जैसे फल सब्जियों के छिलके, खराब भोजन, मनुष्य एवं जंतुओं के मल। इस तरह के कचरे को जैविक कचरा कहा जाता है। जैविक कचरा किसे कहा जा सकता है, यह हमको इस पर ध्यान देना है। खराब भोजन, सब्जियों के छिलके, मनुष्य और जंतुओं के मल। दूसरे प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ हैं जो स्वयं नष्ट नहीं होते हैं और पर्यावरण में किसी न किसी रूप में बने रहते हैं, जैसे कारखानों से निकला हुआ रासायनिक कचरा, पॉलीथीन, प्लास्टिक, धातु के टुकड़े आदि। सड़ने गलने वाले तथा ना गलने वाले कचरे को गीला एवं सूखे कचरे को के रूप में भी बांटा जा सकता है। साग सब्जियों, फलों के छिलके, जीवों तथा मलमूत्र गीले कचरे के कुछ सामान्य उदाहरण हैं। कांच, सिरेमिक, प्लास्टिक एवं धातु के टुकड़े, पॉलीथीन आदि सूखे कचरे के उदाहरण हैं। ये सारे उदाहरण आपको रखना है, बिना इन सारे उदाहरणों के आपका ये पढ़ना बेकार है। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। सब्जी का छिलका, सूखा कचरा, गीला कचरा, इसका ये बना हुआ है टेबल, इसमें आप लोग लिखिए और इसमें से जितने भी बनाए गए हैं वृत्ति के अंदर, इनको सबको हम इसमें डालेंगे। ठीक है, तो ये एक प्रकार से आपके लिए टास्क है, करते रहिए। समझ गए होंगे तो, अगर नहीं समझ पाए होंगे तो इसको कमेंट करिएगा, हम लोग इस पर कोशिश करेंगे आपको अलग से बताने की। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। द्रव्य अपशिष्ट, नालियों और सीवर का गंदा पानी, उर्वरक, चमड़ा शोधन, विद्युत उत्पादन केंद्र तथा उद्योगों से निकलने वाला गंदा और विषैला जल द्रव अपशिष्ट के उदाहरण है। आइए इनको हम लोग देखते हैं। फैक्ट्री कारखानों की चिमनियों से क्या निकलता है, धुआं। वह किस रंग का होता है, काला। ऊपर जाकर वह कहाँ मिल जाता है, वायु में। गैसीय अपशिष्ट, लकड़ी एवं कोयलों के जलने से निकलने वाला धुआं, कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं, परिवहन के संसाधनों से निकलने वाला धुआं, कूड़ा करकट एवं मरे हुए जीवों के सड़ने से निकलती गैसों की दुर्गंध आदि गैसीय अपशिष्ट हैं। इस प्रकार चूल्हे, अंगीठी, सिगरेट, बीड़ी आदि से धुआं निकलता है। धुएं में कार्बन के ऑक्साइड और अतिरिक्त कुछ हानिकारक गैसें, ठोस कणीय पदार्थ पाए जाते हैं। यह धुआं गैसीय अपशिष्ट का मुख्य उदाहरण है। अपशिष्ट पदार्थों के स्रोत, अपशिष्ट पदार्थों के स्रोतों को निम्नलिखित वर्गों में बांट सकते हैं। घर एवं ऑफिस से निकलने वाला कचरा, कृषि और चिकित्सा औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाला कचरा, प्राकृतिक संसाधनों एवं युद्ध से निकलने वाला कचरा। और घर एवं ऑफिस से निकलने वाले कचरे के अंतर्गत हम लोग क्या क्या रखेंगे, रसोई घर का कचरा, फल सब्जी के छिलके, खराब हुआ भोजन, घरेलू कार्य जैसे नहाने, कपड़े धोने निकलने वाला गंदा जल, शौचालय का मलमूत्र, पालतू पशुओं का मलमूत्र, पॉलीथीन, कांच, प्लास्टिक, टूटे हुए सामान, पुराने समाचार पत्र, मैगजीन, पुरानी फाइलें, खराब दवाएं, बेकार हो चुके उपकरण, फर्नीचर, वाहन आदि इस तरह के कचरा है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नया कचरा स्टार्ट हुआ है, ई कचरा। इसको हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं क्योंकि आजकल ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अंतरिक्ष में भी कचरे निकल रहे हैं। ठीक है, अंतरिक्ष वाले कचरे भी, जो सैटेलाइट्स जा रहे हैं वो भी अंतरिक्ष में कचरा फैला रहे हैं, उनको भी हम लोग को ध्यान देना है, पूछा जा सकता है। अभी हम लोग देखते हैं ई कचरा क्या क्या है। घर और ऑफिस में ई कचरा इलेक्ट्रॉनिक कचरा भी कहलाता है। ई का मतलब कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, CD, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, TV, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC आदि, ये सब हम लोग देखते हैं आजकल के आम बात हो गई है।
औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाले कचरे के अंतर्गत सभी तरह के फैक्ट्रियों, मिल जैसे स्लॉटर हाउस यानी कसाई घर में, शराब की भट्ठी, टेक्सटाइल, पेपर, स्टील मिल और से निकलने वाला ठोस तरल कचरा आता है। थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट से निकलने वाला राख, धुआं, गर्म पानी और रेडियोधर्मी पदार्थ सभी औद्योगिक कचरे के रूप में है। पुरानी इमारतों और भवनों से ढहने पर गिरने वाली इमारतों के निर्माण में निकलने वाली सामग्री, ईंट, पत्थर, सीमेंट, बालू आदि औद्योगिक कचरा है। धातुओं के निष्कर्षण में भी ठोस व तरल कचरा निकलता है। कृषि क्षेत्र से कुछ जैविक अजैविक अपशिष्ट जैसे सूखी पत्ती, डालियाँ, भूसी, उर्वरक व कीटनाशक निकलते हैं। यातायात के समस्त संसाधन गैसीय अपशिष्ट के मुख्य स्रोत हैं। वाहनों से निकलने वाला धुआं, गैसीय अपशिष्ट जो वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। चिकित्सीय अपशिष्ट जो कि अस्पतालों, दवाखानों से निकलता है, जैसे पट्टी, बैंडेड, खराब दवाएं, उपचार में प्रयुक्त रुई, सिरिंज आदि बहुत हानिकारक होता है। अपशिष्ट के रूप में एकत्र हुआ या कचरा अनेक तरह के संक्रमण का कारण भी होता है। प्राकृतिक घटनाएं, बाढ़, तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी, चक्रवात आदि के बाद भी अपशिष्ट के रूप में मलबा, लावा, राख आदि निकलता है जो वातावरण में एकत्र होता है। क्या तुम बता सकते हो कि इन कचरों को किस श्रेणी में रखेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट, जैविक या अजैविक। ठीक है, इसको सोचिए, इसको भी बनाइए। अपने आसपास के विभिन्न क्षेत्रों से निकलने वाले कचरे की तालिका बनाने के लिए बोल रहा है। घर, विद्यालय, खेत, अस्पताल, कारखाना, इसको भी आप लोग एक लाइन पे लिख लीजिए। अपशिष्ट संग्रह का प्रभाव। अभी तक आपने जाना कि किन किन क्षेत्रों से किस प्रकार के अपशिष्ट निकलते हैं। यदि ये अपशिष्ट इकट्ठे होते तो पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक होंगे। ये मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं। अपशिष्ट संग्रहण के दुष्प्रभावों के कई का उदाहरण है, जानिए। दिसंबर 1984 में भोपाल की यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड फैक्ट्री मेथिल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया हुआ है। दिसंबर 1984, MIC, मेथिल आइसोसाइनाइड, MIC भी लिख देते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। इस गैस ने शहर के लाखों लोगों को प्रभावित किया तथा हजारों पीड़ित की मृत्यु हो गई। अन्य लोग जीवन काल के लिए अपनी बीमारी जैसे कैंसर, सांस फूलना, सिर दर्द, आंखों का शून्य होना से ग्रसित हो गए। इस घटना को भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। इस घटना के बाद भी फैक्ट्री से कचरे के रूप में घातक रसायन निकले जिससे आसपास के क्षेत्रों की मिट्टी और जल को प्रभावित किया। आज भी इन अपशिष्टों का दुष्प्रभाव यहाँ की आने वाली पीढ़ियों में देखा जा सकता है। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप पूरा ध्यान दीजिए। 1984 में भोपाल में क्या हुआ, यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड फैक्ट्री थी। कौन सी गैस थी? मेथाइल आइसोसाइनाइड, MIC, रिसाव हुआ था। ठीक है। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को नष्ट करने के लिए कीटनाशकों जैसे DDT का प्रयोग इस्तेमाल से फसलों को उत्पादन तो उन्नत हुआ, लेकिन रसायन कीटों के साथ साथ मानव व अन्य जंतुओं के लिए हानिकारक है। यह कीटनाशक लंबे समय तक मिट्टी में उपस्थित रहता है और नष्ट नहीं होता है। इस कारण कई देशों में इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। एस्बेस्टॉस, देखिए इंपॉर्टेंट है, DDT कीटनाशक नुकसानदायक। ठीक है, इसको भी हम लोग एस्बेस्टॉस देखते हैं। रेशेदार सिलिकेट रसायन होता है जिसका एस्बेस्टॉस चादर का प्रयोग छत और दरवाजों के निर्माण के लिए किया जाता है। अपशिष्ट के रूप में फेंका गया रेशेदार पदार्थ हमारे शरीर के अंदर पहुंचकर फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है या एस्बेस्टोसिस नामक बीमारी का कारण होता है जिससे श्वसन क्रिया प्रभावित होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पारा भी एक धातु है जो सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में रहता है, आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। वातावरण में घुलने के बाद यह पारा लंबे समय तक वहाँ बना रहता है। यह वायु, जल और भूमि के माध्यम से जीव जंतुओं के मनुष्यों के शरीर में पहुंचकर घातक हो जाता है। यह जीवों के तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, फेफड़े और गुर्दों को नुकसान पहुंचाता है। 1950 में जापान की एक रासायनिक फैक्ट्री सिस्को ने मिनीमाता खाड़ी में पारे को अपशिष्ट के रूप में फेंक दिया। खाड़ी में पाई जाने वाली मछलियां खाने से वहाँ के लोग तंत्रिका तंत्र से संबंधित एक रोग से ग्रसित हो गए जिसे मिनीमाता रोग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया PCS से सारी एग्जाम में। अपशिष्ट का निस्तारण। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, बदलती जीवन शैली का प्रयोग करो और फेंको संस्कृति की आदतों के कारण अपशिष्ट दिनों दिन यानी प्रतिदिन गांव से लेकर नगरों तक अपशिष्ट की मात्रा प्रदूषण का कारण बन रही है। वर्तमान समय में गांव शहर से निकलने वाले कूड़े कचरे का सही ढंग से निपटान न कर पाने की समस्या बढ़ती जा रही है। खुले स्थानों में कचरे का ढेर लगना आम बात हो गया है। ठीक है। पर्यावरण में बढ़ता है प्रदूषण मानव अन्य जीवधारियों के लिए बहुत बड़ा खतरा है, अतः कचरे का सही तरीके से प्रबंधन जरूरी है। तो हमें ये इंपॉर्टेंट है इसका प्रबंधन। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि कचरे के प्रबंधन के लिए इनमें से कौन से सुझाव हैं या नहीं हैं, इसको भी हम लोग देखना है। 4R को हम अपनाएंगे। फर्स्ट R1 मतलब R पहला का जैसे 4R यानी R, तो 4R इसको किया गया है। तो R1 का मतलब है रिफ्यूज़ करना। पहली बात तो हम इसका उपयोग नहीं करेंगे, जहाँ तक हो सके कोशिश करेंगे कि हम ऐसे जो कचरा फैलाते हैं उनके सामानों का उपयोग, ऐसे सामानों का उपयोग नहीं करेंगे। अगर करते हैं तो उसको हम कम करेंगे, कोशिश करेंगे कम से कम। और तीसरा पुनः उपयोग करना। फिर चौथा है पुनः चक्रण करना। देखिए जैसे हम पॉलीथीन है या हम उसकी जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, एक कपड़े के बैग को यूज कर सकते हैं। अगर नहीं हम कर पाते हैं तो हम
उसको पॉलीथीन का उपयोग कम से कम करें। अगर पॉलीथीन का उपयोग हम फिर भी कर रहे हैं तो उनका हम पुनः उपयोग करें, और अगर पुनः उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो उनका हम पुनर्चक्रण कर दें। जैसे ज़्यादातर आजकल यही हो रहा है, पॉलीथीन का कुछ लोग उपयोग नहीं करते हैं, और जो आ भी रहा है तो उनका कहीं ना कहीं जैसे कि रस्सियाँ बना लेते हैं, रस्सी बना के उनसे चारपाइयाँ बिन लेते हैं, तो ये इसका पुनर्चक्रण हो गया। ये एक बहुत ही अच्छी प्रोसेस है। R1 मना कीजिए, पॉलीथीन उपयोग से वही बातें हम जो बताए हैं वही इसमें रखा हुआ है। मना करिए, उपयोग कम करो, अगर करते भी हो तो उसका पुनः उपयोग कर सको। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे लिखा हो कागज़, जिसमें एक तरफ लिखा है छपावत, पलट कर दूसरी तरफ भी रफ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी पेन का इस्तेमाल करें जिसमें रिफिल स्याही डाली जा सके। पुनर्चक्रण का मतलब है कि हमको पुनः उपयोग मिला सकें। घरों के खराब हुए उपकरण, वाहन, अखबार, प्लास्टिक आदि को कबाड़ी को देकर पुनर्चक्रण के लिए दे सकते हैं। इस तरह 4R को अपनाकर बेकार अनुपयोगी वस्तुओं की मात्रा को कम करना एवं उनको अपनी आवश्यकता के अनुरूप पुनः उपयोगी बनाने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अपशिष्ट पदार्थ मुख्यतः ठोस, द्रव, गैस अवस्था में पाए जाते हैं, अतः इनके निस्तारण की क्रिया भी भिन्न भिन्न होती है। निम्न प्रकार से हैं। पहला, जलाकर। कुछ ऐसे हैं जैसे अस्पतालों से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट संक्रामक होते हैं, इनको भट्टियों में जला देना चाहिए। अन्य ठोस पदार्थ किंतु यह अन्य ठोस अपशिष्ट जैसे पॉलीथीन, फसल की डंठल, प्लास्टिक आदि को खुले स्थानों में जलाना उचित नहीं है, क्योंकि इनसे निकलने वाला धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और वायुमंडल को भी प्रदूषित करता है। भूमि भरण, ठोस अपशिष्ट के निपटारण की यह सबसे पुरानी उपयोगी विधि है। इसमें बस्ती से दूर बंजर या अनुपयोगी भूमि में अपशिष्ट को डालकर पतली तहों के रूप में फेंक दिया जाता है तथा मिट्टी में दबा दिया जाता है। आजकल इन कूड़े कचरों का प्रयोग गड्ढे भरने में किया जाता है। यह विधि सस्ती और उपयोगी भी है। अब इसको हम नेक्स्ट देखते हैं, कंपोस्टिंग। जैविक कचरा जैसे फलों, सब्जियों के छिलके, जानवरों के मल मूत्र, सूखी पत्तियां, डालियां आदि को गड्ढे में दबाकर मिट्टी से ढक दिया जाता है। ये अपशिष्ट 2-3 माह में गलकर जैविक खाद बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। इस तरह बनी हुई खाद का उपयोग बगीचों, खेतों में कर सकते हैं। कंपोस्टिंग जैविक कचरे का पुनर्चक्रण करने का सबसे अच्छा तरीका है। इससे हमें 2 फायदे होते हैं। पहला, हमें जैविक खाद प्राप्त होती है, दूसरा कचरे का निपटान भी हो जाता है। आइए इसको भी हम लोग देखते हैं, इसे भी जानें। अजैविक ठोस कचरा जैसे प्लास्टिक, कांच, धातुओं के टूटे हुए सामान, खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का निपटान कबाड़ी को पुनः चक्रण के लिए देकर किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि सार्वजनिक स्थलों पर जैसे पार्क, स्टेशन, बाजार, पर्यटन स्थल आदि पर 2 रंगों के कूड़ेदान, हरा और नीला, रखे जाते हैं। जैविक और अजैविक कचरे के निस्तारण हेतु अलग अलग है यह व्यवस्था की जाती है। हरे कूड़ेदान में जैविक कचरा, गलने वाला यानी कि गीला। नीले कूड़ेदान में अजैविक कचरा यानी ना गलने वाला सूखा कचरा डाल दिया जाता है। आप भी अपने घर और विद्यालय दोनों में कूड़ेदान रखकर गलने ना गलने वाले कचरों का अलग अलग निस्तारण कर उपरोक्त तरीके से पुनर्चक्रित कर सकते हैं। अस्पतालों से निकलने वाले चिकित्सीय अपशिष्ट, लाल रंग के कूड़ेदान। हमें यहाँ पे देखना क्या है, एग्जाम में आने वाले पॉइंट क्या है। एग्जाम में आने वाला पॉइंट यह है कि गीला कचरा हरे डिब्बे में, सूखा कचरा नीले डिब्बे में, और जबकि अस्पतालों से निकलने वाला चिकित्सीय अपशिष्ट वो हमें लाल डिब्बे में रखना होगा। और ये आजकल देखे होंगे कि जो गाड़ियाँ आती हैं कचरा उठाने वाले, उसमें ये सारे सिंबल्स बने हुए होते हैं या डब्बे लगे हुए होते हैं। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए, द्रव अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण। द्रव अपशिष्ट पदार्थ को उपचारित करने के पश्चात ही जल स्रोतों में मिलाना चाहिए, अन्यथा जल संक्रमित हो जाता है तथा पीने व अन्य कार्यों के योग्य नहीं रहता है। शहरी इलाकों में सीवेज ट्रीटमेंट से गंदे पानी का निकास होता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में खुली नालियों से पानी का निकास होता है। शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी STP होता है, जहाँ शहर के गंदे जल को उपचारित किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अपशिष्ट जल के निकास के स्थान पर शोकपीट बनाकर जल को उपचारित किया जाता है और उसे पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कैसे करेंगे द्रव अपशिष्ट का निपटान। पहली बात तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से STP। शहरी और गाँव की तरफ देखेंगे तो शहर में STP सीवेज सिस्टम जो बनता है, और यहाँ पे गाँव में शोकपीट बनाकर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर से कुछ दूर गड्ढा खोदें, उसकी शोकपीट बनाने के जो तैयार करने का व्यवस्था है उसमें यह लिखा हुआ है। उसकी सतह में ईंट पत्थर के टुकड़े डाल दें, खपराइल की टूटन डालकर बालू की परत बिछा दें, गड्ढे के ऊपर से ढक दें। इस प्रकार आपका शोकपीट तैयार हो जाएगा। ऊपर से कभी कभी चूना छिड़कें। नाली द्वारा पानी बहने के स्थान को शोकपीट से जोड़ें। गैसीय अपशिष्ट के निस्तारण। ईंट भट्टों, उद्योगों की चिमनियों को ऊंचा करके तथा धूम्र अवक्षेपक लगाकर गैसीय अपशिष्ट का उचित निस्तारण किया जाता है। इस तरह बायोगैस का उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में करके लकड़ी, कोयला आदि से भोजन पकाने के स्थान पर गैस चूल्हे, LPG का प्रयोग करके भी गैसीय अपशिष्ट की मात्रा को कम किया जा सकता है। अपशिष्ट निस्तारण हेतु सरकारी प्रयास, ये भी देख लेते हैं, बहुत जरूरी है क्या क्या किया जा रहा है। सामुदायिक स्वच्छता बनाए रखने एवं अपशिष्ट पदार्थों के उचित निस्तारण के लिए विभिन्न इकाइयों द्वारा विविध प्रकार के कार्यक्रम अभियान चलाए जा रहे हैं। हमें इनके बारे में जानकारी रखनी चाहिए तथा इनकी योजनाओं का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। देखिए यहाँ पे ग्राम पंचायत, इसमें ये ध्यान देने लायक बात है कि इसमें पॉलिटिकल साइंस जो पॉलिटी का सेक्शन है उसमें से ग्राम पंचायती राज
से जो क्वेश्चन बनते हैं व्यवस्था से, वो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। इनका कार्य के बारे में क्या है, तो यहाँ से कुछ कार्य इनके हम जान जा रहे हैं, उसको भी देख लेते हैं। ग्राम पंचायत का कार्य क्या है, जल निकासित नालियों का निर्माण, उसकी नियमित सफाई, सार्वजनिक कूड़ा घरों घूर गड्ढों का निर्माण, कुओं एवं तालाबों की नियमित सफाई, उसमें ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव, सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण, पर्यावरण स्वच्छता के लिए जन जागरण अभियान चलाना। अब क्षेत्र पंचायत यानी ब्लॉक लेवल पर क्या है, नालियों का निर्माण एवं रख रखाव, सार्वजनिक शौचालयों कूड़ा घरों निर्माण उनका रख रखाव, गोबर गैस बायोगैस संयंत्र की स्थापना, धुआं रहित चूल्हों के उपयोग को बढ़ावा देना, जलाशयों की सफाई, सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी आप लोग देख लीजिए। अब जिला पंचायत स्तर पर क्या है, गोबर गैस बायोगैस संयंत्र की स्थापना, उनका रख रखाव, कूड़ा घरों का निर्माण, उनका रख रखाव तथा कचरे का नियमित निस्तारण, नालों सीवर लाइन का निर्माण एवं इसकी सफाई, तालाबों जलाशयों की सफाई, सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण का रख रखाव। देखिए ध्यान से यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी है। सार्वजनिक शौचालय का निर्माण देखिए यहाँ पर भी है, ग्राम पंचायत में भी आजकल बहुत धड़ल्ले से बन रहा है, और सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण रख रखाव जिला पंचायत स्तर पर भी आपको मिलेगा। पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले कारकों की पहचान करते हैं, उनका निवारण के बारे में समुचित उपाय करना हम सभी का दायित्व है। हम सभी का मिला जुला प्रयास पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अब इसमें क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को एक बार कोई जरूरी है कि लिखना नहीं आप, लेकिन सुपर टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से प्रश्न आप लिखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और पूरे पाठ की समझ बढ़ जाएगी। तो इसको स्क्रीनशॉट करके देख लीजिए आप लोग, और इसको मिला जरूर लीजिए, इसमें चिन्ह लगाना है गलत और सही का, ये कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग चैप्टर देखते हैं, पार्ट 4 जल। चलिए पार्ट 4, विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों में जल एक प्रमुख संसाधन है। यह हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण या अति आवश्यक है। यदि किसी गमले में लगे पौधे को 2 दिन पानी ना डालें तो वह मुरझा जाता है। यदि हम मछली को जल से बाहर निकाल दें तो वह मर जाती है। सभी जीवधारियों के लिए जीवन के लिए जल आवश्यक है, अर्थात जल ही जीवन है तथा जल द्वारा ही हमारा पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का जीवन संभव है। हमारे जीवन की विभिन्न गतिविधियों के लिए जल बहुत आवश्यक है। प्रकृति में जल निम्नलिखित 3 रूपों में मिलता है, ठोस द्रव गैस। ठोस भाई क्या है, बर्फ। द्रव क्या है, पानी, तो हम लोग पता ही है, पीते ही हैं। भाप क्या हुआ, जलवाष्प। ठीक है, अगर ना पता हो तो इसको भाई आप लोग पता करिए, पानी ले लो, गरमा के देखो, फ्रिज में डाल के देखो, बर्फ़ जमेगा। ठीक है, अगर इसको हम लोग वर्चुअली समझने की कोशिश करते हैं तो पहाड़ों पर जमी बर्फ़ दिखता ही है। ठीक है, जो भी पहाड़ पर गए होंगे घूमने के लिए, और नदी नाला तालाब ये सब में पानी दिखा ही होगा, तो ये द्रव रूप है। और वायुमंडल में वाष्प के रूप में जैसे जो भाप बनती है वो जाके बादल बन जाते हैं, या चाय बनाते समय भाप निकलती हो, इसको भी हम लोग देखे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जल के स्रोत। ब्रह्मांड में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर्याप्त मात्रा में जल है। पृथ्वी पर जल के भंडार को जलमंडल कहते हैं। यह पृथ्वी पर महासागरों, झीलों, नदियों, हिमनद तथा जलाशयों के रूप में पाया जाता है। पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल 97% भाग खारे समुद्री जल के रूप में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए ध्यान से। खारे समुद्री जल के रूप में कितना है पानी, 97%। समुद्र में घुले विभिन्न लवणों के कारण इसका स्वाद खारा या नमकीन होता है, इसलिए यह पानी पीने योग्य नहीं है। शेष 2.4% जल जो है हिमनद और ध्रुवीय बर्फ चोटियों में, तथा 0.6% जल अन्य स्रोत जैसे नदियों, झीलों और तालाबों में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है जी, इसमें इसको देख लीजिए आप। जो हिमनद में पूछ लिएगा कि हिमनद ध्रुवीय बर्फ की चोटियों में जमे हुए बर्फ जो है वो कितने प्रतिशत हैं, या पानी कितना प्रतिशत है, तो ये 2.4% है, और बाकी 0.6% जो है अन्य स्रोत नदी, झील, तालाब में पाया जाता है। समुद्री जल के अतिरिक्त पृथ्वी पर पाए जाने वाला जल जो कि हिमटोपियों, ध्रुवीय क्षेत्रों में जमी बर्फ के पिघलने से वर्षा से मिलता है। इन नदियों प्रभावित धरातलीय जल, जमीन के नीचे स्थित भूगर्भिक जल, मिट्टी में उपलब्ध नदी के रूप में मृदा जल, झीलों, तालाबों, पोखरों में स्थित जल मीठा या ताज़ा जल कहलाता है। देखिए भाई, ताज़ा जल अब देख लो कहाँ कहाँ मिलता है। ठीक है, क्योंकि इनमें लवण की मात्रा बहुत कम होती है, जिसके कारण यह जल पीने योग्य होता है, परंतु दूषित होने के कारण पृथ्वी पर उपस्थित संपूर्ण मीठा जल पीने योग्य नहीं है। प्राकृतिक रूप से जल वर्षा द्वारा प्राप्त होता है। वर्षा का यह जल नदियों, नालों आदि से होता हुआ समुद्र में फिर मिल जाता है। पृथ्वी पर जल के निम्नलिखित स्रोत हैं, धरातली, दूसरा भूमिगत, तीसरा हिमनद। धरातली स्रोत, इसको हम लोग देखते हैं। पृथ्वी की सतह से प्राप्त होने वाला धरातली स्रोत पृथ्वी की सतह से प्राप्त होने वाला जल धरातली स्रोत कहलाता है, जैसे समुद्र, नदी, झील, तालाब। समुद्र, पृथ्वी पर उपलब्ध जल का अधिकांश भाग महासागरों तथा सागरों में है। समुद्र का जल खारा होने के कारण पीने योग्य नहीं है। समुद्र में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं तथा ये जीव समुद्री जल में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं।
समुद्र के जल में से नमक बनाया जाता है। मानव द्वारा निरंतर दूषित एवं अवशिष्ट पदार्थों के समुद्र में डालने के कारण समुद्र का जल प्रदूषित हो रहा है, जो कि समुद्र के जीव जंतुओं के लिए हानिकारक है। नदी, तालाब एवं झील। नदी, तालाब एवं झील मीठे जल का स्रोत है। झीलें खारे पानी की भी होती हैं। नदियाँ मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। नदियों के जल का स्रोत प्रायः हिमनद, झरना, वर्षा का जल है। अधिकांश नदियों का जल दिन प्रतिदिन मानव द्वारा गंदा किया जा रहा है, जिसमें हमें इन नदियों को स्वच्छ रखने के हेतु मिलकर प्रयास करना चाहिए। आपने गंगा नदी का नाम तो सुना ही होगा। प्रयाग में गंगा, यमुना, सरस्वती नदियाँ मिलती हैं। ये आपके प्रदेश की सबसे बड़ी नदियाँ हैं। इन दोनों मुख्य नदियों के साथ ही अन्य नदियों का जल भी इतना अधिक प्रदूषित है कि यह पीने योग्य नहीं रहा। सोच लो मानव जीवन इस समय क्या क्या नहीं कर रहा है। सारे पूरे जीव जगत के मतलब जितना भी हमारा प्लेनेट है, अर्थ प्लेनेट, पृथ्वी को हर तरीके से हर जगह ये दूषित करने की लगा हुआ है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। भूमिगत स्रोत। धरातल पर पाए जाने वाला जल का कुछ भाग रिस रिस कर भूमि के नीचे एकत्रित हो जाता है। इसे ही भूमिगत जल कहते हैं। यह जल अधिक शुद्ध होता है। इस जल को कुआं, हैंडपंपों, नलकूपों आदि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। भूमिगत जल का मानव द्वारा दोहन करने से जल स्तर निरंतर नीचे होता जा रहा है। वर्षा के जल को तालाबों, झीलों, बांधों, खेतों में रोककर भूजल के स्तर को बढ़ाया जा सकता है। वर्षा के जल को इस प्रकार रोकना जल पुनर्भरण या रिचार्ज कहलाता है। यानी जो वर्षा का जल है उसको हम तालाब, झील, बांध बनाकर खेतों में रोककर जो ज़मीन के अंदर हम भूगर्भ जल को हम के स्तर को बढ़ाते हैं, वो पुनर्भरण या रिचार्ज कहलाता है। कुओं का जल मानव द्वारा प्रदूषित होता है। हमें कुएं से पानी निकालते समय साफ बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। कुएं के आसपास नहाते या कपड़े धोते समय इस बात का ध्यान रखें गंदा पानी कुएं में ना जाए। हैंडपंप वहाँ नहीं लगाने चाहिए जहाँ सीवर लाइन जा रही हो। ऐसा करने पर सीवर का गंदा पानी हैंडपंप के पानी में मिलकर उसे दूषित कर देता है, जिसका उपयोग करने में विभिन्न रोग से ग्रस्त हो सकते हैं। इसलिए हैंडपंप लगने वाले स्थान पर पानी के निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। देखें और करें। इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। आपके स्कूल में हैंडपंप बच्चों के लिए बताया जा रहा है। अगर नहीं हो तो ग्राम प्रधान से मिलकर इस पर बातचीत करें, ठीक है, और इसको ठीक करवाने की कोशिश करें। तो इसमें हम लोग नहीं जाना है। यहाँ पे देखते हैं हिमनद। पृथ्वी की सतह पर पर्वतीय तथा ध्रुवीय क्षेत्र बर्फ से ढके हैं। ये बर्फ पिघलकर पर्वतीय ढालों से हिमनद के रूप में नीचे की ओर बहती है और नदियों में मिल जाती है। यह पृथ्वी की धरातलीय सतह पर पानी का सबसे बड़ा भंडार है। यह जल प्रायः स्वच्छ एवं मीठा होता है। विभिन्न गतिविधियों में जल की आवश्यकता। मनुष्य के जीवन में निम्नलिखित गतिविधियों के लिए जल आवश्यक है। जल का उपयोग कृषि, उद्योग, घरेलू कार्यों, मनोरंजन के लिए किया जाता है। इसको हम लोग देख लेते हैं। पृथ्वी पर उपयोग होने वाले जल की 70% मात्रा केवल सिंचाई में प्रयुक्त होती है। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें कृषि के लिए क्षेत्र में, मत्स्य पालन वगैरह सब में मीठे जल का उपयोग है, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र में भी जल का उपयोग है। ताप संयंत्र, नाभिकीय संयंत्र सब में दवाओं बनाने में जल का उपयोग है। यहाँ पे फिगर के माध्यम से बताया भी गया है, इसको भी देख सकते हैं हम। घरेलू कार्यों में नहाना, कपड़ा धोना, खाना पीना, बनाना, बागवानी सब में। मनोरंजन कार्य में वाटर पार्क आजकल जो बने हुए झरने, झील, जलाशय मनोरंजन के लिए उपयोग किया जाता है। पर्यटक स्थानों पर जाकर तैराकी, राफ्टिंग, नाव खेना आदि आनंद लेते हैं। सफाई में अपने घर के परिवेश साफ सुथरा रखने के लिए जल का उपयोग किया जाता है। अब इसका भी प्रश्न को आप लगा कि अपने जो अभी आपने पढ़ा उसको सोचने की कोशिश करिए, और सोचेंगे जितना ही उतना ही ये याद होगा। खाली स्थानों की जो पूर्ति है इसको भी कर लीजिए, देख लीजिए। यहाँ पे ये बना हुआ है सही और गलत का चिन्ह लगाना, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। नदी भूमिगत जल का स्रोत है कि नहीं है, इस पर हाँ या ना। जल ठोस, द्रव, गैस तीनों रूप में पाया जाता है, हाँ या ना, अभी आप लोगों ने पढ़ाई है। समुद्र का जल मीठा होता है, हाँ या ना, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। प्रत्येक जीवधारी के लिए जल अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये भी आप लोगों को पता है। अगर हम सब लगवा देंगे तो आप इन सब चीज़ों को पे अपना दिमाग नहीं चलाएंगे, वो एक ऐसे ही पढ़ते हुए चले जाएंगे। इसको थोड़ा सा आप खुद ही देखिए और इसको मिलान करिए। जल संचयन एवं पुनर्भरण। अब इसमें थोड़ा सा ये पीडीएफ हल्का धुंधला आया हुआ है इसको, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं। रानी गर्मी की छुट्टियों में अपनी दादा दादी के घर भरतपुर गई। सुबह उठकर नहाने के लिए उसने दादी से पानी मांगा। दादी ने कहा कि चलो हम लोग घर के पास वाले नल से पानी ले आते हैं। उसने देखा कई लोग नल पर लाइन लगाकर पानी लेने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अचानक नल में पानी आना बंद हो जाता। सभी लोग परेशान हो गए। रानी ने दादी से पूछा सब लोग परेशान क्यों हो रहे हैं। दादी ने बताया कि आज पानी कई दिनों से बाद आया था। पानी की कमी होने के कारण यहाँ रोज़ पानी नहीं आता है, जिससे हम लोगों को बहुत समस्या होती है। कभी कभी तो पीने के लिए भी पानी नहीं रहता। रानी के मन में प्रश्न उठा कि पानी की कमी कैसे हो सकती है। हमारे मैडम ने बताया कि पृथ्वी का 3/4 भाग पानी से घिरा हुआ है। सोचो, अब ये बहुत ज़बरदस्त कहानी है। इस कहानी के माध्यम से बच्चों के दिमाग पे ये
पानी के महत्व को बताया गया है। आओ रानी के साथ हम लोग भी जाने पृथ्वी पर जल की उपलब्धता तथा जल की कमी के कारण। पृथ्वी पर जल की उपलब्धता कितनी है? पृथ्वी का 3/4 भाग, देखिए बहुत बार पूछा गया है, 90%, 70%, 3/4, 91%, ये जो प्रतिशत और ये सारी बातें बताई गई हैं आपको, 97%, 3/4, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, कन्फ्यूज़न नहीं करना है, तभी पाठ का सही अर्थ आपको क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा, वहाँ पे बताया गया है कि शरीर में जल का कितना भाग होता है, कितना प्रतिशत होता है, ठीक है। यहाँ पृथ्वी पे बात हो रही है, कितना है, जिसका अधिकांश भाग यानी लगभग 97% समुद्र में पाया जाता है। 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है पृथ्वी, जिसका 97% समुद्र में पाया जाता है। समुद्र का जल खारा होने के कारण उसका उपयोग पीने तथा सिंचाई में नहीं होता है। इस प्रकार बर्फ के रूप में हिमनदों, पर्वत चोटियों, ध्रुवों पर पाए जाने वाले पानी का प्रयोग हम अपनी आवश्यकता के लिए सीधे नहीं कर सकते हैं। भूमि के अंदर जल और भूमि के ऊपर का जल अर्थात नदियों, तालाब, पोखर आदि पानी द्वारा हम आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। हमें भूजल एवं भूसतही जल प्रकृति द्वारा कम मात्रा में प्राप्त होता है। इसलिए दिए गए चित्रों को हम लोग देखते हैं। संपूर्ण जल की स्थिति एवं पृथ्वी पर संपूर्ण शुद्ध जल की उपस्थिति के विषय में जानिए। अब यहाँ पर देखिए ग्लेशियर बर्फ क्या बता रहा है। पहले यहाँ देखते हैं पृथ्वी पर संपूर्ण जल की स्थिति। पहला वाला नीला वाला जो गोला है, पृथ्वी पर संपूर्ण जल की स्थिति। समुद्री जल इसमें दिखा रहा है 97%। कितना दिखा रहा है? 97% यहाँ पर। और 3% शुद्ध जल दिखा रहा है, यहाँ पे 3% शुद्ध जल दिखा रहा है। पहला वाला हम लोग ये गोला देख लिए। अब इसी तरह दूसरा वाला देखते हैं। दूसरे वाले गोले में कह रहा है कि ग्लेशियर, इसमें देखिए ग्लेशियर का भाग 77%, फिर 1% झील, नदियों, झरना। फिर वहीं पर हम लोग देखते हैं कि हाँ, यहाँ पे भूजल 11%, 800 मीटर के अंतर्गत भूजल यहाँ पे दिखा रहा है। जो काला वाला भाग इस पर दिखा रहे हैं मीटर, 800 मीटर नीचे, ठीक है। 11% ठीक, 11% यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर पूरा अगर इसको कैलकुलेशन करते हैं तो 11 दूना 22, 23 और ये 77 दोनों जोड़ देते हैं तो हमको पद प्राप्त हो जाता है कितना? 100%, ठीक है। चलिए हम लोग आगे इसको देखते हैं। पृथ्वी पर संपूर्ण शुद्ध जल की स्थिति, जल स्रोत जो इसमें दिखाया गया है वो हमें समझ में आ गया। भूजल की कमी के कारण, अब हमको इसको कारण देखना है। पृथ्वी पर भूजल की कमी के निम्नलिखित कारण है। जनसंख्या वृद्धि के कारण जल की बढ़ती हुई मांग। पहला, सिंचाई, औद्योगिक कार्यों, मशीनों द्वारा अत्यधिक जल का प्रयोग। कम वर्षा होने के कारण जल का भूमि के अंदर कम प्रवेश होना। तालाब, पोखरों, टैंकों जैसे जल के बचत के प्राचीन साधनों का उपयोग न करना। शहरों में घरेलू कार्यों के लिए मशीनों से जमीन के अंदर से अधिक पानी निकालना। वर्षा के बहते जल को एकत्रित न करना एवं सूखे हुए कुएं, तालाबों, गड्ढों आदि में पुनः पानी न भरना। जल संचयन एवं पुनर्भरण। धरती पर वर्षा का जल मीठे पानी का स्रोत है। वर्षा का जल रिस रिस कर धरती के नीचे गहराई में चला जाता है। पुनर्भरण के बारे में हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि जल का इस प्रकार अपने आप भूमि के अंदर जाना जल का प्राकृतिक पुनर्भरण कहलाता है। यह पुनर्भरण वर्षा जल, तालाब, झीलों, बांध, खेतों की सिंचाई आदि से अपने आप होता रहता है। प्राकृतिक पुनर्भरण ये है, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे देखते हैं। घर में अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जल को घड़ों, बाल्टी, टंकी आदि में संचित करके रखते हैं। इसी प्रकार तालाब, पोखरों आदि को बांध आदि बनाकर वर्षा के जल को रोककर हम कृत्रिम पुनर्भरण द्वारा भूजल के रूप में संचित कर सकते हैं। तो भूजल पुनर्भरण का तात्पर्य भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाना है। भूमि जल स्तर समाप्त हो जाए तो मानव पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको सोचिए, सोचने को बोल रहा है। अब वर्षा जल संचयन की आवश्यकता को हम लोग देख लेते हैं। इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वर्षा जल संचयन की आवश्यकता क्यों है, किस लिए है। तो भूजल भंडारण में वृद्धि तथा जल स्तर में गिरावट पर नियंत्रण। दूसरा है जल की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए। तीसरा है भूजल प्रदूषण कम करने के लिए। चौथा है भूजल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। पाँचवां सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जलापूर्ति की सुधार करने के लिए। उसके बाद सातवां पुराने कुओं, तालाबों, झीलों आदि को साफ करने, पुनर्भरण संरचनाओं के रूप में प्रयोग करने के लिए। इसके बाद सातवां पानी की सतही बहाव को कम करने के लिए। संचयन एवं पुनर्भरण करने की विधियाँ। भू जल पुनर्भरण एवं संचयन की अनेक वैज्ञानिक विधियाँ हैं। जब हम वर्षा के जल को भूजल यानी भूमि के नीचे जल के रूप में पुनर्भरण संचयन करते हैं तो इसे कृत्रिम भूजल पुनर्भरण कहते हैं। कृत्रिम भूजल पुनर्भरण की व्यवस्था हमें सभी मनुष्यों द्वारा की जाती है। इससे भूजल के रूप में वर्षा के जल को बचाकर रखा जाता है। भूजल के स्तर में गिरावट को कम करना संभव होगा। साथ ये विधियां पर्यावरण के अनुकूल भी। आओ इन विधियों को जानें। पहला क्या है? पुनर्भरण, पिट, गड्ढा द्वारा छत से प्राप्त वर्षा जल का संचयन, वाटर हार्वेस्टिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है।
पुनर्भरण इसमें से 1-2 मीटर का गड्ढा, फिर 2-3 मीटर के गहरा बनाया गया, बोल्डर डाला गया, ये सारी चीज़ें हमें पता है। बस इसको एक नज़र से हम लोग समझ लेते हैं कि पुनर्भरण या कैसे किया जाएगा। छत द्वारा जो पानी आ रही है उसका पाइप लगा के इस गड्ढे में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। छत का पानी पाइप से पिट में आता है, मुंह पर जाली लगानी चाहिए जिससे पानी के साथ साथ कूड़ा करकट ना जाए। ठीक है, अब मौसम द्वारा पहली बरसात का पानी पिट गड्ढे में नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि पहली बरसात के पानी में अम्ल, धूल और गंदगी मिले होते हैं। ऐसा न करने पर गड्ढे में कचरा अधिक जमा होता है। समय समय पर बालू के ऊपरी मिट्टी की सफाई करते रहना चाहिए। खाई द्वारा छत से प्राप्त वर्षा जल का संचयन। मकान की छत से प्राप्त होने वर्षा के जल संचयन पुनर्भरण के लिए खाई 0.5 से 1 मीटर चौड़ी, 1 से 1.5 मीटर गहरी, 10 से 20 मीटर लंबी हो सकती है। वर्षा के पानी को इस खाई में इकट्ठा करने के लिए छत पर पानी की पाइप को नीचे ज़मीन पर बने एक छोटे गड्ढे में भरें। गड्ढे के तल में सबसे नीचे 5 से 20 सेंटीमीटर पत्थर की मिट्टी या गिट्टी, बीच में 5 से 10 मीटर बजरी, ऊपर से मोटी बालू छत में भर दें। छत की पानी पाइप द्वारा इस गड्ढे से छानकर खाई में इकट्ठा होता है। यह विधि इस विधि से इकट्ठा किया गया पानी हमारी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ ये इतना जानना है कि खाई द्वारा जो छत से प्राप्त वर्षा का जल है, इसका हम उपयोग दोबारा कर सकते हैं कि नहीं, तो हाँ कर सकते हैं। नलकूप द्वारा छत से प्राप्त वर्षा के जल का संचयन क्या है? इस विधि द्वारा प्रयोग ऐसे नलकूपों के लिए किया जाता है जहाँ नलकूप के नीचे का जलाशय या तो सूख गया है या उसमें पानी की कमी हो गई। भूमि के अंदर के ऐसे जलाशयों को भरने के लिए यह विधि उपयुक्त है। इस विधि का प्रयोग 2 रूपों में किया जाता है। पहली विधि है, छत के पानी को नलकूप द्वारा नीचे जलाशय में ले जाते हैं। वर्षा के जल को एक टी आकार के पाइप से फिल्टर लगाकर छत का पानी नलकूप में डाल दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यह दूसरी विधि है कि छत के पानी को पाइप द्वारा पहले बताए गए पत्थर के टुकड़े, बड़ी मोटी बालू वाले गड्ढे साफ करके पानी को नलकूप में डाला जाता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें ये समझने की ज़रूरत है कि नलकूप, जो सूखे हुए नलकूप के गड्ढे, उनको फिर से रिचार्ज करने की व्यवस्था है। ठीक है, कौन सी विधि है ये? नलकूप द्वारा छत से प्राप्त जल के संचयन की विधि। अब गली प्लग द्वारा वर्षा जल संचयन। गली प्लग पहाड़ी जगहों पर छोटे छोटे बने नालों को कहते हैं। गली प्लग का निर्माण स्थानीय पत्थर, बोल्डर, चिकनी मिट्टी, झाड़ियों का उपयोग करके वर्षा ऋतु में पहाड़ों के ढलान से सकरे बहते हुए नालों, जलधाराओं को बांध कर किया जाता है। इस विधि से मिट्टी में नमी को अधिक दिनों तक बनाए रखने में मदद मिलती है। इस विधि का प्रयोग वहाँ करना चाहिए जहाँ ढलान समाप्त होता है। अब नेक्स्ट है इसमें कंटूर बांध के द्वारा वर्षा जल का संचयन। यहाँ पे हमको यहाँ देखना है, ये पहाड़ी जगहों पर है गली प्लग वर्षा संचयन। इसको कंटूर बांध को भी हम लोग देखते हैं, ये भी पहाड़ी विधि है। कम वर्षा वाले स्थानों के लिए यह विधि उपयुक्त है। इस विधि से वर्षा का जल समान ऊंचाई वाले ढलानों पर चारों तरफ बांध के रोक कर किया जाता है। इस विधि से वर्षा जल का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है। फसलों को पानी उपलब्ध हो सके, मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। चेक डैम, नाला, बांध के द्वारा वर्षा जल संचयन। चेक डैम का निर्माण बहुत कम ढलान वाली छोटी जलधाराओं पर किया जाता है। इस विधि द्वारा संचित जल अधिकतर नालों के बहाव क्षेत्र में इकट्ठा रहता है। इसकी ऊंचाई सामान्यतः 2 मीटर से कम होती है। अतः पानी अधिक होने पर दीवार के ऊपर से बह जाता है। बांध को मजबूती देने के लिए ऊपरी भाग की तरफ मिट्टी से भरे सीमेंट की बोरियां ढाल की तरफ लगा दी जाती हैं। जल संचय की यह आसान और सस्ती विधि है। गैबियन बांध द्वारा जल संचयन। पानी के बहते हुए चौड़े नारे के बीचों बीच पत्थर के बोल्डर डालकर उसमें लोहे की जाल से ढक दिया जाता है। लोहे की जाल पत्थर के टुकड़ों को बहने से रोके रखता है। मिट्टी का कचरा पत्थर के टुकड़ों के बीच जम जाता है, जिससे बांध और मजबूत हो जाता है। बरसात में व्यर्थ बह जाने वाले पानी को अधिक समय तक रोककर भूमि के जल स्तर को बनाए रखने में मदद मिलती है। कौन सी? गैबियन बांध है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पुनर्भरण कुओं द्वारा वर्षा जल संचयन। जल संचयन जो होगा ये किसके द्वारा? कुओं द्वारा। चालू व बंद पड़े कुओं की सफाई कचरा के रूप में निस्तारण के पश्चात पुनर्भरण के रूप में, यानी इसमें जो हमारे जो कुआं है उसको फिर से रिचार्ज कर दिया जाए और उसके कचरे को पहले छान लेते हैं। छानने के बाद उसके पानी को डाल देते हैं ताकि कुएं के तल में गड्ढे होने वाले हवा के बुलबुलों को फंसने का रोका जा सके। ठीक है, पुनर्भरित किए जाने वाले जल का कचरा निस्तारण कक्ष से पाइप के माध्यम से कुएं के तल या जल स्तर के नीचे लाया जाता है ताकि कुएं के तल के गड्ढे होने व हवा के बुलबुलों को फंसने से रोका जा सके। पुनर्भरण जल कचरे से रहित होना चाहिए। कुएं के जल समय समय पर क्लोरीन डालते रहना चाहिए। जल संरक्षण के लिए क्या करें और क्या ना करें, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। इसमें क्या है, हम अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे उपायों से भी जल संरक्षण कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपनी दिनचर्या और जीवन शैली में परिवर्तन लाने होंगे जो निम्नलिखित हैं। हम झाड़ियों, झीलों, कुओं, तालाबों आदि का जल स्वच्छ रखें और उसे दूषित ना करें। अपने आसपास घरों, सार्वजनिक स्थल
पर पानी की बर्बादी न करें। टपकते रिश्ते नल की तुरंत मरम्मत करवाएं। पानी की आवश्यकता न होने पर बंद करें नल को। सिंचाई में कम पानी खर्च करने वाले साधनों फव्वारा, बूंद बूंद ड्रिप इरीगेशन जिसे बोलते हैं का प्रयोग करें। परंपरागत कुओं, तालाबों, पोखरों का जीर्णोद्धार, मरम्मत करें। खेतों की सिंचाई क्यारी बनाकर करें और नहरों की पानी की बर्बादी ना करें। सरकारी प्रयास, सरकार द्वारा वर्षा जल पुनर्भरण संचयन में निम्नलिखित योजना बनाई गई है। शहरी क्षेत्र में प्रत्येक 200 वर्ग मीटर वाले भूखंड में कम से कम एक वर्षा जल संचयन करना उपलब्ध कराना। सभी गाँवों के तालाबों, पोखरों मरम्मत एवं पुनर्निर्माण करना। 1 वर्ग किलोमीटर 3 वर्ग किलोमीटर के जल संग्रहण क्षेत्र से कम एक चेक डैम का निर्माण करना। सभी पेयजल कुओं में पुनर्भरण संरचना उपलब्ध कराना। पेयजल वाले कुओं से 200 मीटर या उससे कम की दूरी के अंदर सिंचाई के कुओं एवं नलकूपों के निर्माण पर प्रतिबंध लगाना। बहुत इंपॉर्टेंट है, सही बता रहे हैं, जो कि ज़रूरी है पर्यावरण स्थिरता लाने के लिए। मनुष्य भोजन किए कई सप्ताह तक जीवित रह सकता है। अब इसी बहुत सारी चीज़ें इसमें बताया हुआ है बॉक्स में, इसको हम लोग देख लेते हैं। परंतु जल के बिना वह केवल 6 दिन तक ही जीवित रह सकता है। तो बताइए, हम लोग को अच्छे अच्छे व्रत करते हैं नवरात्रम, अच्छा वो पानी वानी पीते हैं, नहीं तो 6 दिन से ज़्यादा तो हम लोग निकल ही नहीं पाएंगे। नवरात्र हुआ, बहुत सारे ऐसे हैं, और इधर मुस्लिम वर्ग समुदाय में आपका रोज़ा हुआ, तो पानी से सोचिए कि कितना इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के भार का 70% भाग जल है। देखिए अभी ये कहा गया था, आपको याद रखना है। यदि 5% की कमी हो जाए तो त्वचा सिकुड़ने लगती है, मुँह व जीभ सूखने लगते हैं। शरीर में 15% जल की कमी होने पर निर्जलीकरण के कारण मृत्यु हो सकती है। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की जल नीति 1987 में बनाई गई। 2002 में राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की गई। राष्ट्रीय जल नीति के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य जल नीति बनाई है। राष्ट्रीय जल नीति में जल को दुर्लभ एवं बहुमूल्य राष्ट्रीय संसाधन के रूप में माना गया है। राज्य जल नीति में घरेलू आवश्यकताओं और पीने के पानी की आपूर्ति की सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आगे देखिए। वर्षा जल पुनर्भरण के लाभ बताइए। भूजल के का स्तर नीचे क्यों गिरता जा रहा है, भूजल में वृद्धि कैसे की जा सकती है, सारी चीज़ें हम लोग लगभग पढ़ चुके हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, सोचिए और इसको भरने की कोशिश करिए, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर हमारा आएगा मिट्टी और वायु। मिट्टी और वायु के बारे में लोग पढ़ते हैं।